टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका प्रतिदिन 11 AM हिंदी का टेस्ट लेती हूं, तो इसमें हम 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के और 10 से 12 क्वेश्चन हम व्याकरण से संबंधित करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप अपने साथियों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर किया करें, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। किस विकल्प में सभी समस्त पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं? तो गाइस, आपको पता होगा जो बच्चे 140 या 135 नंबर लाते हैं उनका टारगेट किस प्रकार का टारगेट होता है कि उन्हें 140 नंबर लाने हैं, है ना, 140 प्लस लाने। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से करें आप कि आपका गलत नहीं हो, उसको ध्यान से पढ़ें। सभी दे रखा है इसमें, सभी समस्त पद, वो इसी प्रकार से करते हैं क्वेश्चनों को। सभी समस्त पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। लोकभाषा और मतदाता, प्रलयंकर और वायुयान, गुड़ीजन और दुग्धधवल, त्रिगुण और द्विपट। और एक तरीका ये होता है क्वेश्चन करने का कि इसमें कर्मधारय पूछा है तो एक एक कभी कभी क्या होता है, दो विकल्पों में ना दे करके एक एक विकल्प में कोई अन्य समास दे देता है, तो उनको आप कट करते जाइए, अपने आप राइट आंसर पर पहुंच सकते हो। किस प्रकार से? लोक भाषा, लोक की भाषा, मतदाता, मत का दाता, तो इसमें तत्पुरुष हुआ, कट गया। प्रलयंकर और वायुयान, तो आपको पता है इसमें जो मात्रा है वो दिख रही है, विभक्ति दिख रही है, तो ये किस में जाएगा? आपको पता है अलुक, जो जिसका लुक ना हो, वो छुपे नहीं, तो वो अलुक तत्पुरुष समास होता है, तो ये कट गया। त्रिगुण और द्विपट, पट माने बोलते हैं वस्त्र को, तो द्विपट माने दो पटों का समूह और त्रिगुण 3 गुणों का समूह, तो ये भी कट गया। अब आपको पता है राइट आंसर कौन सा निकल आया हमारा? गुड़ीजन और दुग्ध धवल। तो गुड़ीजन, जन की विशेषता बताई जा रही है वो कैसे हैं? गुड़ी, और दुग्ध की विशेषता बताई जा रही है वो कैसा है? धवल। धवल का मतलब होता है सफेद। ओके, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। समास के संदर्भ में असंगत युग्म चुनिए। समास के संदर्भ में असंगत युग्म चुनिए। क्या पूछा जा रहा है? असंगत। तो बताइए क्या होगा? जितने भी साथी आप क्लास को देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दिया करें। बे मतलब अव्ययीभाव समास, स्वर्णापूरित तत्पुरुष समास, खेत खलियान, द्वंद्व समास, अंगराज, कर्मधारय समास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बे मतलब, बिना मतलब के, तो बे उपसर्ग होता है, तो अव्ययीभाव समास बिल्कुल सही। असंगत पूछा है इसमें। स्वर्ण से पूरित तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष, बिल्कुल सही है। खेत खलियान द्वंद्व समास, बिल्कुल सही है। खेत खलियान आदि समाहार द्वंद्व, बिल्कुल सही है। अंगराज में कर्मधारय समास नहीं होगा। ये तो कोई अंगराज, कोई विशेष क्षेत्र का नाम है, अंग विशेष में रहने वाला राजा, तो किस में जाएगा? ये बहुब्रीहि समास में। कर्मधारय समास में क्या होता है गाइज? कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष का संबंध होता है, या उपमेय या उपमान का संबंध होता है, तो ये गलत हुआ। नेक्स्ट, किसी समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। क्या पूछा जा रहा है इसमें? असंगत है। जय और पराजय, जय अथवा पराजय, चौकड़ी, 4 कड़ियों का समूह, 4 कड़ियों का समूह। ओके, एक बार रीट में 2018 में पेपर आया था चौराहा, तो उसमें शब्द था चौराहाओं। क्या शब्द था? चौराहाओं। और उसमें फर्स्ट जो विकल्प दे रखा था वो दे रखा था कि एक से अधिक इस जगहों का समूह, चौराहा रास्तों, एक से अधिक राहों का समूह, और एक में दे रखा था एक से अधिक राहों का समूह, कुछ इस प्रकार से था। तो उसमें बहुत से बच्चों ने क्या किया, उसको एक वचन कर दिया। अब आपको पता है चौराहों, तो वो बहुवचन रूप है चौराहों, तो उसमें बहुवचन रूप ही सही था। तो आप भी हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि उसमें बहुवचन रूप है या एक वचन रूप है। चौकड़ी, 4 कड़ियों का समूह। 4 कड़ी का समूह तो होगा नहीं, कड़ियाँ होंगी तो समूह में जाएगा। 4 हैं तो बहुवचन रूप, 4 कड़ियों का समूह। मधुप, मधु का पान करने वाला, मधुप, और बा इज्जत, इज्जत से रहित। अब आपको पता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इसमें बा शब्द आ रहा है, वा इज्जत, इज्जत के सहित, इज्जत के साथ, तो इसमें क्या दिया हुआ है? रहित दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था गाइज? सहित।
क्या आना चाहिए था? सहित। तो ये कैसा हुआ? गलत हुआ। नेक्स्ट, किस समस्त पद का समास विग्रह, ये तो करा दिया। किस वाक्य का रेखांकित पद कर्म कारक का उदाहरण है, मतलब दर्शाता है? कर्म कारक, कर्म। मेरा गांव शहर से दूर है, सभी शिक्षक विद्यालय की ओर जा रहे हैं, दिनेश राम के साथ बाजार गया, लड़के की पुस्तकें कहाँ हैं? लड़के की पुस्तकें कहाँ पर हैं? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब आपको पता है कि कर्म कारक में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो इसमें थोड़ा आपको संस्कृत की तरफ बढ़ना होगा। आपको संस्कृत, यदि आपने संस्कृत की विचार से सोचा है, यदि आपने संस्कृत के कारक के हिसाब से सोचा है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। मेरा गांव शहर से दूर है, अपादान हो गया, दूर होने के अर्थ में। अब आपने एक शब्द पकड़ लिया की ओर, तो आपको पता है अव्यय परतय है ना, अव्यय और परितय। परितय तो का मतलब होता है चारों ओर, और अव्यय दोनों ओर। तो विद्यालय की ओर, विद्यालय की ओर शब्द में विद्यालय की ओर, तो इसमें कौन सा होगा? कर्म कारक। तो सभी शिक्षक विद्यालय की ओर जा रहे हैं, तो अव्यय परतय समय निष्ठा आपने पढ़ा होगा और शब्द में, चारों ओर, दोनों ओर, तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते थे। तो गाइज सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते कर्म कारक के। अब आपको पता है रीट में नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें अच्छे से पढ़ना होगा प्रत्येक टॉपिक को, और उसके साथ ही हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आपको संभल कर चलना है प्रत्येक क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए। तो इसमें आगे क्या है? इसमें आपको दिख गया होगा की ओर, इसमें शहर से दूर, राम के साथ बाजार गया, दिनेश राम के साथ बाजार गया। यदि इसमें, अब देखो इसमें भी बहुत अच्छा मैटर आपको दे रही हूं मैं, के शब्द आता, दिनेश राम के आता, खाली काकी के रारी रे ये आता तो संबंध में हो जाता, आप सोच रहे हैं संबंध होगा, लेकिन इसमें दे रखा है राम के साथ, तो के साथ। अब साथ सह साकम सार्धम समम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है कि नहीं होता? आपको संस्कृत के हिसाब से भी सोचना होगा। के साथ, तो राम के साथ, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो हिंदी के हिसाब से कौन सी हो गई इसमें? करण कारक। इस प्रकार से सोचें। लड़के की पुस्तकें कहाँ हैं? इसमें आप कर सकते हो लड़के की, ठीक है। इसमें काकी के हिसाब से इसको मत कर देना संबंध में, आप नहीं तो मारे जाओगे, 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये तो गलत होगा ही, साथ के साथ आपने जो सही किया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, और आपने जो सही किया है उसको भी ले डूबेगा ये क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़ें प्रत्येक क्वेश्चन को। लड़के की, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है, लड़के की पुस्तक कहाँ है, तो इसमें संबंधवाचक हो सकता है। लेकिन दिनेश राम के साथ, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो तृतीय हिंदी में कौन सी होगी? करण। तो के साथ करण कारक होगा, विद्यालय की ओर कर्म कारक होगा, शहर से दूर अलग हुआ है तो अपादान हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जिन भी साथियों को ये अच्छे से क्लियर हुआ है वो थम्स अप करके बताएं एक बार कि आपका क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। महाशया, शुता, हीनता और उद्गाता, बताइए। अब आप वैसे देखते हो तो देखो इसमें भी अकारांत है, अकारांत अकारांत अकारांत, बताइए कौन सा सही होगा इसमें से गाइस? महाशया, महाशय होता तो हो जाता पुल्लिंग, महाशया स्त्रीलिंग बिल्कुल है। सुत माने होता है बेटा, और शुता माने होता है बेटी, तो बिल्कुल सही है। हीनता, हीनता ग्रंथि है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। उद्गाता कैसा होता है? पुल्लिंग। आपने पढ़ा होगा जो सामवेद, आपने वैदिक काल को तो हमें वैसे भी पढ़ना है, क्योंकि रीट यदि आपके पास SST है तो उसमें आपको वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने होंगे, महाजनपद। तो उसमें वैदिक काल में आपको पता है 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो सामवेद होता है उसमें जो मंत्रों का वाचन करता है उसे बोलते हैं उद्गाता। सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है, वाचन करता है, उसे क्या बोलते हैं? उद्गाता। तो ये किस में जाएगा? पुल्लिंग में। नेक्स्ट, किस वाक्य में कारक संबंधिनी अशुद्धि है? अब आपको पता है अशुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, तो मैंने संबंधिनी शब्द को भी स्त्रीलिंग में लिखा है, संबंधिनी। हर एक शब्द पर फोकस करो। रागीर ने मोहित से रास्ता पूछा, रागीर ने मोहित से रास्ता पूछा, बिल्कुल सही है ये। बालकों, आज हमें पूरा अध्याय पढ़ना है। गीता के मामा जी रविवार को जाएंगे।
अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए। पूर्वकालिक क्रिया रस्सी से, करण कारक अपराधी को। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। अब आपने नहीं पढ़ा ना तो कोई बात नहीं, इनमें से कुछ नहीं आता, पर एक शब्द तो आपने अक्सर पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं किसी भी क्लास पे यूट्यूब में, कि बालकों शब्द में जब संबोधन कारक आता है, संबोधन कारक में बहुवचन के नियम नहीं लगते, क्योंकि संबोधन में हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बालकों में आपने देखा होगा इस पर बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये नहीं आएगा। तो किस प्रकार से सही होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या लिखा जाता है, बालको। क्या लिखा जाता है, बालको। इस प्रकार से लिखें, और उसके बाद अनुस्वार, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, विस्मय आदि बोधक। तो इसमें बिंदी नहीं आएगी, तो बिंदी से क्या हो जाएगा, गलत। तो इस प्रकार से लिखें। तो गलत कौन सा हुआ, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, नीम हकीम खतरे जान उक्त लोकोक्ति, लोक धन उक्ति। तो गुण संधि हो गई। का सही अर्थ है जबरदस्ती कार्य करवाना, मनमानी करना, कम समय में अधिक मुनाफा मिलना, अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। बताइए, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान, नीम हकीम, साम नीम का हकीम है और खतरे जानना था, तो अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो अल्प ज्ञान से आप बचें। कोई एडवाइस देता होगा आपको कि इस प्रकार से पढ़ें, इतने नंबर आएंगे, तो अल्प ज्ञान होगा। ठीक है, तो आप अपने विचार से टाइम टेबल बनाएं। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। असंगत कौन सा होगा, आहवान का विसर्जन, भावी का अतीत, असीम का दुसीम, युगल का एकल। कभी कभी क्या होता है विलोम शब्द में भी हम फंस जाते हैं, हमें चारों ही शब्द ऐसे लगते हैं कि ये दोनों अपोजिट हैं, लेकिन जब परीक्षा में गलत होता है तो बहुत दर्द होता है कि इतना सिंपल विलोम शब्द वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो सबसे सरल टॉपिक होता है, तो इनको ध्यान से पढ़ें। आह्वान विसर्जन, भावी अतीत, अतीत बोलते हैं जो निकल गया भूतकाल, और भावी आने वाला। असीम का दुसीम, असीम का दुसीम हो सकता है नहीं, आ माने नहीं और सीम माने सीमा, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और दू उपसर्ग क्या होता है, तो आप शब्दों को पकड़ें, है ना, शब्दों से आप निकाल सकते हो। दू का अर्थ क्या होता है, दू का अर्थ होता है बुरा, तो सीम बुरी सीमा। आपको लग रहा है कि ये मैच कर रहा है, आ माने नहीं, आ माने नहीं और सीम माने सीमा, जिसकी सीमा नहीं है, और दुर्सीम जिसकी सीमा बुरी है, तो ये तो गलत हो गया। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था, ससीम। क्या आना चाहिए था, ससीम। से माने साथ और सीमा माने सीमा, जिसकी सीमा के साथ हो, और ये असीम सीमा से रहित और सीमा के साथ। युगल का क्या होगा, एकल, युगल जोड़े को बोलते हैं, और एकल कल। एक तरीका मैं आपको बताती हूँ गाइज, जब भी आपको ना विलोम शब्द में कन्फ्यूजन होकर कौन सा होगा, एक तो लास्ट के शब्दों को मैच करो आप, लास्ट के शब्दों, कोई ऐसा होता है लास्ट के शब्दों से भी हम सही कर सकते हैं, युगल एकल। ओके, नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया कौन सा होगा, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, असंगत विलोमार्थी युग चुनिए। असंगत कौन सा है विलोमार्थी, तो आपको एक साथ 4 विलोम याद हो रहे हैं, इस प्रकार से आप याद करें। गणतंत्र का प्रजातंत्र, बद का नेक, क्रोध का क्षमा, विस्तृत का संक्षिप्त। तो बताइए आप जितने भी साथी कमेंट बॉक्स में, जितने भी साथी देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहें, और क्लास को शेयर भी करते रहें गाइस, अधिक से अधिक स्टूडेंटों को जोड़ें। असंगत विलोम युग्म चुनिए, तो बताइए, शायद मधु जी ने इसका आंसर सबसे पहले दिया होगा, अब कल्पना जी ने भी दे दिया होगा, कृष्णा जी ने भी दे दिया होगा। बताइए क्या होगा इसका, विकास भाई ने भी दे दिया होगा इसका आंसर। तो आपको पता है विस्तृत का क्या होता है, संक्षिप्त, बिल्कुल सही है, विस्तृत और संक्षिप्त। क्रोध का क्या होता है, क्षमा। बद का क्या होता है, नेक, बदी से डरें नेकी पे चलें, बदी से डरें और नेकी पे चलें, आपने सुना होगा, बदी से डरें नेकी पे चलें ताकि हंसते हुए निकले दम, आपने सुनी होगी ये प्रिय। तो बद का अर्थ क्या होता है, बुरी, और नेक का अर्थ होता है अच्छा। गणतंत्र और प्रजातंत्र, ये तो दोनों एक हो गए ना, गणतंत्र और प्रजातंत्र, इसमें तो दोनों ही एक से हो गए। गणतंत्र और प्रजातंत्र का मतलब ही एक हो गया, और इसके साथ में लोकतंत्र आ जाता, उसका भी अर्थ एक हो जाता। इन दोनों का जो विलोम होगा वो क्या होगा, राजतंत्र, राजा का तंत्र, राजतंत्र, किसका तंत्र, राजा का तंत्र। गणतंत्र और प्रजातंत्र दोनों ही एक शब्द हैं, तो इसका क्या होगा, तो ये तो दोनों समानार्थी हो गए, विलोम पूछा था इसमें, तो राजतंत्र।
नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी समस्त पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं? तो बताइए कौन सा होगा कर्मधारय समास? सभी। एक तो इस पर फोकस जरूर करना है आपको, क्या पूछा जा रहा है। ये तो हो गया। अगला, मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन अब पीछे से ले रही हूँ गाइस, इसमें 30वें क्वेश्चन से उल्टी सीधी स्लाइड है, तो क्वेश्चन करने हैं हमें, तो कैसे भी आगे पीछे हो जाए, बस आपको क्वेश्चन करना है। मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज बनता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और आता ही रहता है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, इसको तो घोंट के पी लो। छात्र, शिक्षक और अभिभावक। उद्देश्य अधिगम, सीखने के अनुभव, मूल्यांकन साधन द्वारा। छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, आप बताते चलें क्या होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या होता है, अभिभावक होगा नहीं होगा, पाठ्यक्रम होगा नहीं होगा, और उपयुक्त सभी तो वैसे नहीं होगा। तो उसमें उद्देश्य होने चाहिए, इस प्रकार से ट्रायंगल होता है इसका त्रिभुज की तरह। तो अधिगम, सीखने के अनुभव, और फिर मूल्यांकन साधन द्वारा। तो पहले हम उद्देश्य को निर्धारण करेंगे इस जगह पे, उसके बाद बालक अधिगम करेगा, ठीक है। पहले उद्देश्य निर्धारण हो गए, उसके बाद बालक अनुभव करेगा, सीखेगा उनको, फिर उसका कितना बालक ने सीखा, उसके व्यवहार में कितना अपेक्षित परिवर्तन हुआ, तो उसका शिक्षक क्या लेगा, मूल्यांकन लेगा। तब पता चलेगा कि उसका मूल्यांकन किस प्रकार से हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट IMP मोस्ट रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि शायद ही क्वेश्चन आपसे छूटे, आपके दिमाग में इतनी समझ विकसित हो सकती है इन क्वेश्चनों से कि एग्जाम में आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको डील कर सकते हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को। इन्हें ध्यान से सुने और एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखें, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि, तो क्वेश्चन को समझें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता कौन सी है। इनको जांचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। बताइए, उनको जांचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। अरे इनको जांचने में, यदि इसकी जगह होता कि इनको बनाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता, तो ये सेंटेंस सही हो सकता क्या, क्योंकि बनाने में आपको पता है गाइज वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, अब हमारा भी पेपर रीट का होगा, वो वस्तुनिष्ठ होगा और उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो आपका जितना भी पाठ्यक्रम है उसको वो छुएंगे, पूरे पाठ्यक्रम में से आएंगे, तो उनको बनाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है। लेकिन इसमें दिया हुआ है जांचने, तो जांचने में क्या है, कंप्यूटर जांचेगा, कौन से कोई टीचर जांच रहा है उनको। निबंधात्मक क्वेश्चनों को तो टीचर जांचते हैं क्योंकि वो आत्मनिष्ठ होते हैं, और ये कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ, तो इनको कौन जांचता है, कंप्यूटर। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, गलत। इनको जांचने में परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है। परिश्रम, धैर्य, बुद्धि इनके लिए तो बिल्कुल नहीं होती। परिश्रम लगता ही कहाँ है, कंप्यूटर में वो मार्कशीट को रखा और तुरंत आपका मार्किंग हो जाएगी। धैर्य, बुद्धि तो ये किसके हैं, निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण हैं, न कि वस्तुनिष्ठ के। इनका मापन प्राय स्थिर होता है। देखते हैं इसको एक सेकंड के लिए, इस ऑप्शन को छोड़ते हैं, नीचे वाला देखते हैं। ये प्रतिभावान मंदबुद्धि छात्रों के बीच अंतर नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते, आप वर्ड पर फोकस करें, नहीं कर पाते। ये प्रतिभावान और मंदबुद्धि बालकों के बीच अंतर कर सकते हैं, क्योंकि अंतर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टिपाई वगैरह तो होगी, हाँ फिर भी इसमें तुक्के लगाए जा सकते हैं। लेकिन प्रतिभावान, अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो 10% बच्चों को ही आता है 80 में से, तो उसमें अंतर हो गया मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली, तो इसमें दिया है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। अब इस प्रकार से करें गाइज आप क्वेश्चन को 3 विकल्पों को काटते हुए, तो अपने आप ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनका मापन प्राय स्थिर होता है, बिल्कुल सही बात है। उनका मापन है, उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि यदि इस क्वेश्चन का आंसर है 29 का, तो उसका आंसर सी ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। यदि सही है तो सही है। तो इनका जो मापन होता है वो कैसा होता है, स्थिर होता है। लेकिन इसकी जगह वस्तु वो होता है निबंधात्मक, तो उनका मापन स्थिर नहीं होता, उनका मापन अस्थिर होता है। और बाकी के जो 3 विकल्प है ये वस्तुनिष्ठ, वो निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषताएं हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसके अंतर्गत, दृश्य सामग्री के अंतर्गत। शामपट, चार्ट, मैजिक लैंटर्न और ग्रामोफोन। तो शामपट आपको पता है, ये तो दृश्य के अंतर्गत आता है। चार्ट
ये भी आता है। मैजिक लैंटर्न ये भी आता है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में नहीं पता, आप नए स्टूडेंट हैं, फ्रेशर बच्चे हैं, तो मैजिक लैंटर्न के बारे में आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने ग्रामोफोन के बारे में तो सुना है, जिसके पीछे फ़ोन शब्द आए, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, है ना, रेडियो, मोबाइल, ये शब्द आए, उस वे ज़्यादातर किस में जाते हैं, श्रव्य में। किस में जाते हैं, श्रव्य साधन होते हैं, मैंने ये देखा है। जितने भी फोन वर्ड पीछे आए वो श्रव्य में जाएगा, ये क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से आता ही है तो नहीं है। अब मैजिक लैंटर्न, बहुत से बच्चों के मन में हो रहा होगा कि मैजिक लैंटर्न होता कैसा है, तो देखो मैं चित्र लेके आई हूँ उसमें। मैजिक लैंटर्न तो होता क्या है, प्राचीन काल में क्या होता था कि मैजिक लैंटर्न का मतलब हो गया, इसका दूसरा नाम जादू की छड़ी भी बोल सकते हैं, इससे जादुई लालटेन भी बोल सकते हैं, कि इसमें इस प्रकार के चित्र होते थे, इस प्रकार का कोई ये मैजिक लैंटर्न। अब आपको इसमें एक पट्टी सी नज़र आ रही होगी, आ रही है कि नहीं आ रही, तो इस पट्टी को इस प्रकार से रखा जाता था, जैसे कि ये पट्टी है, इसको इस प्रकार से रख दिया, अब इसको इसमें चालू कर दिया, और ये लेंस है, लेंस के थ्रू जो स्लाइड है उस पर इसकी इमेज बनेगी, जिस प्रकार से आप इसमें देख सकते हो, इस प्रकार से ये यहाँ पर मैजिक लैंटर्न है, और इसमें जो पट्टी है वो चल रही है। अब इस प्रकार से इस पट्टी में यहाँ पर एलिफेंट का इमेज थी, एलिफेंट की क्या थी, इमेज थी। अब ये पट्टी जैसे ही चलेगी तो इस लेंस के थ्रू स्लाइड पर दिखेगी आपको, तो ये होती, तो एक प्रकार से इसमें क्या होता था, जादुई होता था, तो उसको जादुई लैंटर्न भी बोल सकते हैं या मैजिक लैंटर्न भी बोल सकते हैं। इस प्रकार फॉक्स पड़ेगा, उस पर प्रक्षेपित होगी लेंस की सहायता से स्लाइड पे, तो इस प्रकार से होती है मैजिक लैंटर्न। आई होप आपके माइंड में इमेज बन गया होगा। अब आप कभी नहीं बोलोगे कि मैजिक लैंटर्न होता क्या है। तो मैजिक लैंटर्न एक दृश्य सामग्री, इसमें पर्दे पर चित्र को दिखाया जाता है, तो ये कैसी सामग्री हो गई, दृश्य सामग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन की व्याख्या है, तो क्वेश्चन ये है, मानसिक विकार वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। मानसिक विकार वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। बिनेटा विधि, डेक्राली विधि, जैकेटोट विधि। कल मैंने आपको बताया था जैकेटोट विधि में बालक अपना संशोधन स्वयं करता है, तो ये तो लेखन से संबंधित हो गई। डाल्टन विधि, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मानसिक विकार, देखो इसको हल करने से पहले मैं इसकी आपको डिटेल बता देती हूँ। ड्रेकाली विधि क्या होती है, शिक्षाविद ड्रेकाली इस विधि के, तो ड्रेकाली विधि के प्रवर्तक यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है, ड्रेकाली महोदय। मानसिक विकार वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बालक की रुचि के अनुसार भोजन, भौतिक तत्व शब्द ये शुद्ध है, सुरक्षा, कार्य क्षमता के आधार पर बनाया गया शिक्षण किया जाता है। पुस्तकों का विशेष महत्व नहीं होता है, तो इसमें पुस्तकों का विशेष नहीं महत्व होता। बालक की रुचि के अनुसार इसमें पाठ्यक्रम को निश्चित किया जाता है, तो विद्यार्थी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ड्रेकाले विधि में मानसिक विकार वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप राइट आंसर आपको पता चल गया, ड्रेकाले विधि। तो बाकी की विधि क्या है उनको भी पढ़ लेते हैं एक बार। बिनेट का विधि क्या है। अमेरिका में बिनेट नामक स्थान पर डॉक्टर कार्टन के नाम पर दिया गया था इसको, कार्टन वॉशबर्न। इस योजना में बालक का कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। बालक अपने पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है, एक इकाई से दूसरी इकाई को जोड़कर अध्ययन करता है। तो एक इकाई से दूसरी इकाई को जोड़कर ये भी पूछा जा सकता है आपको, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी विधि में बालक कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है। बालक अपने पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांट सकता है, तो बिनेट का प्रणाली में। अमेरिका की शिक्षाविद कुमारी हेलन पार्खर्स्ट ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डाल्टन स्थित विश्वविद्यालयों में अपनी इस योजना को प्रारंभ किया। अब आपको ये बता ही दिया मैंने, तो आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्रेकाले विधि। ओके, नेक्स्ट। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर विश्वविद्यालय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। तो सिंपल है, आपको बता दिया। अब ये भी डाल्टन विधि में छात्र स्वतंत्र रूप से विश्वविद्यालय के द्वारा इस विधि की रचना को पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट,
भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या पूछा जा रहा है इसमें? सही है। तो 3 विकल्प ऐसे होंगे जो असत्य होंगे और 1 सही होगा। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। केवल शब्द को पकड़ो आप, इसमें क्या है? केवल, तो ये कट गया। केवल वाला विकल्प होता है वो ज़्यादातर गलत ही होता है। भाषा के कौशल में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण होता है, गलत। भाषा के कौशल में तो बोलना भी हो सकता है, लिखना भी हो सकता है, सुनना भी हो सकता है, ये दोनों ही क्यों होते हैं? तो ये गलत। भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण होता है, गलत। चारों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको पता है एक जो गूंगा बालक है, जो गूंगा एक बहरा बालक है, तो वो कभी भी बोल नहीं सकता, क्योंकि जब वो सुनेगा ही नहीं किसी चीज़ को तो वो बोलेगा कैसे? किसी भी वस्तु को, किसी की वस्तु के बारे में तो वो बोलेगा कैसे? तो ऐसा बोलते हैं कि जन्म से बहरा व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता, वो साथ में गूंगा भी होता है। तो भाषा के कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, ये करा दिया मैंने। पढ़ना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। अब आपको पढ़ता है, शब्दों को पकड़ें, सिंपल है, क्वेश्चन करना हल। पढ़ना कौशल क्या होता है गाइज? अर्थपूर्ण, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। तो किसमें से ऑप्शन में है? संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी विकल्प। नेक्स्ट, ये कल भी आया था। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, स्वेच्छा वाचन में, लेखन शिक्षण में या व्याकरण शिक्षण में। आपको पता चल गया तो किसमें करते हैं इसको? लेखन शिक्षण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लेखन कौशल का तत्व नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? तत्व। तत्व शब्द गलत है, इस प्रकार सही होगा। शब्दों का सही लिखित प्रयोग, बलाघात, वाक्य रचना, तत्वों का तार्किक प्रस्तुतिकरण। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं कि लेखन कौशल का कौन सा तत्व नहीं है या प्रभावित करता है। तो लेखन, लिखना देख लो आप, किस विकल्प में लेखन पर जोर दिया जा रहा है वही होगा, और जिसमें नहीं है वो नहीं होगा। शब्दों का सही लिखित प्रयोग, बिल्कुल सही है, प्रयोग कर रहा है लिखित रूप में, तो लेखन कौशल हो गया। वाक्य रचना, अब भाई उसने लिखना सीख लिया तभी तो वो वाक्य रचना कर रहा है, नहीं तो लिखना नहीं सीखता तो वो वाक्य रचना कैसे करता? रचना का मतलब आपको पता है निर्माण करना, लिखना। तथ्यों का तार्किक प्रस्तुतिकरण करना, और तथ्यों को तार्किक रूप से कैसे प्रस्तुत कर रहा है, कैसे लिख रहा है? वो सीख लिया उसने लिखना, लेखन कौशल विकसित हो गया तभी तो वो प्रस्तुत कर सकता है इसको। लेकिन आपको पता है बलाघात होता है वो किस में होता है? भाषण में। किस में होता है? भाषण में होता है। बलपूर्वक बोलते, बलपूर्वक आघात करना, जैसे कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इस प्रकार से। तो रोको मत जाने दो, इसमें अल्पविराम लगा दिया, रोको मत जाने दो, इस प्रकार से। तो बलाघात करते हुए, तो उसमें किस में होता है? ये भाषण कौशल में, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। निम्नलिखित में से लेखन का प्रकार कौशल है। निम्नलिखित में से लेखन के प्रकार कौशल है, तो कौन सा है लेखन का प्रकार? सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख या उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा होगा इसमें? सिंपल है, आपको पता है चारों ही लेखन के प्रकार हैं। सुलेख, अच्छा लेख, ये वैसे सुलेख होता है वो लेखन के प्रकार में नहीं आता, लेकिन अब इसमें उपयुक्त सभी दे रखा है तो करना होगा। ये सुलेख लेखन की विशेषता होती है, ध्यान रखना इसको। अनुलेख और श्रुतलेख और उपयुक्त सभी। तो आज की क्लास को इतना ही करते हैं। तो आई होप आपको सबको एक क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। गाइड जितनी मुझसे होगी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी नए क्वेश्चनों को ला करके। आप क्लास से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।